तो आज हम मुगल इतिहास के ऐसे बादशाह के दौर में चलने वाले हैं जिनका नाम था जहांगीर। उनका शासनकाल जो 1605 से 1627 तक चला, सच पूछे तो विरोधाभासों से भरा हुआ था। मतलब एक तरफ तो वो थे न्याय के लिए सोने की जंजीर लगवाने वाले बादशाह, और दूसरी तरफ दरबार की साजिशों और नशीले पदार्थों में डूबे एक इंसान। एक तरफ कला के इतने बड़े पारखी कि मुगल चित्रकला उनके दौर में अपने शिखर पर पहुंच गई, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा शासक जो अपनी सल्तनत की पूरी बागडोर अपनी बेगम को सौंप चुके थे। तो चलिए आज इसी दिलचस्प शासक और उनके इस जटिल दौर को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो जहांगीर की पूरी कहानी को समझने के लिए हम अपनी चर्चा को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शहजादा सलीम सम्राट जहांगीर कैसे बने। फिर हम उनके न्याय और शासन के उन अनोखे तरीकों को जानेंगे जो उन्होंने अपनाए। इसके बाद हम सिंहासन के लिए हुए विद्रोहों और साम्राज्य के विस्तार पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, हम उस दौर की सबसे शक्तिशाली महिला नूरजहां के प्रभाव को कैसे भूल सकते हैं, उसे भी समझेंगे। देखेंगे कि कैसे उनके दौर में कला अपनी चरम पर पहुंची। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इतिहास जहांगीर को असल में किस रूप में याद रखता है। तो कहानी की शुरुआत होती है शहजादा सलीम से। एक ऐसा शहजादा जिसके जन्म के लिए मन्नतें मांगी गई थीं, लेकिन जिसके लिए बादशाह बनने का रास्ता भी उतना आसान नहीं था। आइए उनके शुरुआती जीवन और उनके सफर पर एक नजर डालते हैं। जहांगीर का जन्म हुआ 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में। उनके पिता थे महान सम्राट अकबर और माता थीं आमेर की राजकुमारी हरकाबाई। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि उनका बचपन का नाम जहांगीर था ही नहीं, बल्कि सलीम था। और इस नाम के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कई सालों तक जब अकबर को कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर दुआ मांगी। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ, और बस इसी वजह से अकबर ने अपने सबसे चहेते बेटे का नाम उन संत के सम्मान में सलीम रख दिया। जहांगीर की कई शादियां हुईं, लेकिन कुछ पत्नियां और उनके बेटे ऐसे थे जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य की तकदीर लिखने वाले थे। उनकी पहली पत्नी मानबाई से उनके सबसे बड़े बेटे खुसरो का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी जगत गोसाई से खुर्रम पैदा हुए, जो जी हां आगे चलकर शाहजहां के नाम से दुनिया पर राज करने वाले थे। परवेज और शहरयार नाम के उनके 2 और बेटे भी थे। अब देखिए, ये सभी शहजादे सिर्फ बेटे नहीं थे, बल्कि ये सत्ता के वो दावेदार थे जो आने वाले सालों में एक दूसरे के खून के प्यासे होने वाले थे। अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में सलीम की ताजपोशी हुई, और यहीं पर उन्होंने एक ऐसा नाम अपनाया जो उनकी महत्वाकांक्षा को साफ साफ दिखाता था। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इसमें जहांगीर का मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। तो इसी नाम के साथ शहजादा सलीम का दौर खत्म हो गया और बादशाह जहांगीर के शासन की शुरुआत हुई। बादशाह बनते ही जहांगीर ने ये साबित करने की कोशिश की कि वो एक आदर्श शासक बनेंगे। उन्होंने कुछ ऐसे फरमान जारी किए जो दिखाते थे कि उनकी प्राथमिकता उनकी प्रजा का कल्याण और सच्चा न्याय करना है। तो गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने कुल 12 आदेश जारी किए, जो उनकी शासन नीति की एक तरह से नींव बने। इनमें आम जनता को राहत देने के लिए तमगा और मीर बहरी जैसे छोटे मोटे टैक्स को खत्म करना, सड़कों को सुरक्षित बनाना और नाक कान काटने जैसी क्रूर सजाओं पर रोक लगाना शामिल था। सबसे दिलचस्प आदेश था शराब और दूसरे नशीले पदार्थों पर पाबंदी लगाना। अब विडंबना देखिए, ये आदेश उस बादशाह ने दिया जो खुद शराब का बहुत बड़ा शौकीन था। इसके अलावा उन्होंने सरकारी खर्च पर अस्पताल बनवाने और हफ्ते में 2 दिन, एक तो बृहस्पतिवार यानी उनके राज्याभिषेक का दिन और दूसरा रविवार यानी उनके पिता अकबर का जन्मदिन, इन 2 दिनों पर जानवरों को मारने पर भी रोक लगाने का हुक्म दिया। जहांगीर के न्याय के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा सबूत थी जंजीर-ए-अदल, मतलब न्याय की जंजीर। जरा सोच के देखिए, एक सोने की जंजीर जो आगरा के किले से लेकर यमुना नदी के किनारे तक जाती थी, और उसमें 60 घंटियां लगी हुई थीं। इसका मकसद ये था कि कोई भी आम इंसान जिसे लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वो इस जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह तक अपनी आवाज पहुंचा सकता था। ये सिर्फ एक जंजीर नहीं थी, ये एक ऐलान था कि जहांगीर की सल्तनत में न्याय सबके लिए बराबर है। जहांगीर ने न्याय और आदर्शों के साथ अपने शासन की शुरुआत तो कर दी, लेकिन सल्तनत चलाना कोई फूलों की सेज तो थी नहीं। उन्हें बहुत जल्दी सिंहासन के लिए अपने ही खून से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए तलवार भी उठानी पड़ी। जहांगीर का पूरा शासनकाल लगातार संघर्षों से भरा रहा। इसकी शुरुआत 1606 में उनके अपने बेटे खुसरो के विद्रोह से हुई। इसके बाद 1615 में मेवाड़ के साथ एक ऐतिहासिक संधि हुई, जो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाती है।
फिर दक्कन में अहमदनगर पर भी विजय मिली, लेकिन बाद के सालों में खुद शहजादा खुर्रम और फिर सेनापति महाबत खान के विद्रोहों ने साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। चलिए इनमें से कुछ अहम घटनाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जहांगीर को जो सबसे पहला और शायद सबसे दर्दनाक झटका मिला वो अपने ही बड़े बेटे खुसरो से मिला। गद्दी पर बैठने के कुछ ही महीनों बाद खुसरो ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। वो भागकर पंजाब पहुंचा, जहां सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने उसे अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन भैरोवाल की लड़ाई में खुसरो की हार हुई। इस विद्रोह का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को मृत्युदंड दे दिया, एक ऐसा फैसला जिसने मुगल सिख रिश्तों में हमेशा के लिए कड़वाहट खोल दी। अपने बेटे खुसरो को भी उसने नहीं बख्शा, उसे पकड़कर अंधा कर दिया गया और कई साल बाद उसी के भाई खुर्रम यानी शाहजहां ने सिंहासन का रास्ता साफ करने के लिए उसकी हत्या करवा दी। जहांगीर के शासनकाल की एक सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि थी मेवाड़ पर विजय। मेवाड़ वो राज्य था जिसने लगभग 100 साल तक मुगलों का डटकर सामना किया था। ये एक ऐसा काम था जिसे खुद सम्राट अकबर भी पूरी तरह से अंजाम नहीं दे पाए थे। आखिरकार 1615 में शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में मुगल सेना ने मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह को एक सम्मानजनक संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। इस संधि ने न केवल एक बहुत पुराने संघर्ष को खत्म किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुगलों के दबदबे को और भी मजबूत कर दिया। मेवाड़ के बाद खुर्रम ने दक्कन में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उन्होंने अहमदनगर के शक्तिशाली वजीर मलिक अंबर के खिलाफ जो अभियान था उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इस जीत ने जहांगीर को इतना खुश किया कि उन्होंने अपने बेटे को एक नई उपाधि दे दी, शाहजहां, जिसका मतलब होता है दुनिया का राजा। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि ये इस बात का एक खुला ऐलान था कि मुगल सल्तनत का अगला वारिस कौन होने वाला है। अब हम जहांगीर के शासनकाल के उस अध्याय की तरफ बढ़ते हैं जिसने इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो न सिर्फ जहांगीर की बेगम बनी, बल्कि मुगल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली इंसान बन गई। जी हां, ये कहानी है नूरजहां की। नूरजहां का असली नाम था मेहरुन्निसा। जब 1611 में जहांगीर ने उनसे विवाह किया तो वो एक विधवा थीं, लेकिन जहांगीर उनकी खूबसूरती, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके व्यक्तित्व से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने पहले उन्हें नूर महल यानी महल की रोशनी और फिर नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि वो जहांगीर की दुनिया में किस कदर छा चुकी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक महिला मेहरुन्निसा उस दौर में इतनी ताकतवर कैसे बन गई कि वो पर्दे के पीछे से इतने विशाल मुगल साम्राज्य की असली शासक बन गई। इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब खुद जहांगीर के शब्दों में ही मिलता है। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने सल्तनत नूरजहां को सौंप दी है, मुझे 1 सेर शराब और आधा सेर मांस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये बयान साफ साफ दिखाता है कि जहांगीर अपने आखिरी सालों में राजकाज से पूरी तरह दूर हो चुके थे और इस खालीपन को भरा नूरजहां ने, जो न केवल बहुत बुद्धिमान थीं बल्कि एक बेहद कुशल प्रशासक भी थीं, और उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। नूरजहां के बढ़ते प्रभाव ने दरबार को एक राजनीतिक अखाड़े में बदल दिया था। उन्होंने अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के बेटे शहरयार से करवाकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा। लेकिन इस खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी था, नूरजहां का अपना भाई आसफ खान। अब आसफ खान की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं, और उनकी शादी हुई थी शाहजहां से। तो जाहिर है आसफ खान चाहता था कि उसका दामाद शाहजहां बादशाह बने। इस तरह बहन और भाई अपने अपने दामादों को बादशाह बनाने के लिए शतरंज के बिसात बिछा रहे थे और पूरा मुगल दरबार 2 गुटों में बंट गया था। एक तरफ दरबार में ये सब साजिशें चल रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर की सल्तनत में कला और खासकर चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच रही थीं। चलिए अब इस दौर की कलात्मक उपलब्धियों पर भी एक नजर डालते हैं। अगर जहांगीर के दौर को किसी एक चीज के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है तो वो है चित्रकला। उनके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग कहा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद जहांगीर थे। वो सिर्फ कला के संरक्षक नहीं थे, बल्कि एक महान पारखी थे। कहा तो ये भी जाता है कि वो किसी भी पेंटिंग को देखकर ये तक बता सकते थे कि उसका कौन सा हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया है। जहांगीर के दरबार में एक से बढ़कर एक चित्रकार थे, लेकिन 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर को प्रकृति से खास लगाव था। वो पशु, पक्षियों और फूलों के इतने सजीव चित्र बनाते थे कि वो आज भी बेजोड़ माने जाते हैं। वहीं अबुल हसन इंसानी तस्वीरें यानी पोर्ट्रेट बनाने में माहिर थे।
इसी दौर में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो जैसे यूरोपीय यात्री भी भारत आए, जो अपने साथ यूरोपीय पेंटिंग्स और कला के नए नए नमूने लाए, जिससे मुगल चित्रकला में भी एक नयापन देखने को मिला। तो अब हम इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं। देखते हैं कि इस कला प्रेमी और जटिल बादशाह का अंत कैसे हुआ और वो अपने पीछे इतिहास के लिए कैसी विरासत छोड़कर गए। शराब और अफीम के लगातार सेवन ने जहांगीर के स्वास्थ्य को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। 28 अक्टूबर 1627 को जब वह कश्मीर से वापस लौट रहे थे तो भीमुवार नाम की जगह पर उनकी सांसें थम गईं। उन्हें लाहौर के पास शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया, जहां बाद में नूरजहां ने उनकी याद में एक खूबसूरत मकबरा बनवाया। तो आखिर हम जहांगीर को किस रूप में याद करें? क्या वो एक न्यायप्रिय शासक थे जिसने न्याय की जंजीर लगवाई, या एक कला प्रेमी बादशाह जिसके दौर में चित्रकला अपने चरम पर थी, या फिर एक कमजोर इंसान जो अपनी बेगम और अपनी आदतों के प्रभाव में पूरी तरह डूबा रहा? शायद सच इन सबके बीच में ही कहीं है। जहांगीर की विरासत असल में इन सभी विरोधाभासों का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है, और यही बात उन्हें मुगल इतिहास के सबसे फैसिनेटिंग किरदारों में से एक बनाती है। इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। दोस्तों, अगली क्लास में हम मुगल साम्राज्य के अगले शासक शाहजहां को विस्तार से समझेंगे।